नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, आप पिछले प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आज आपकी डेट 10 नवंबर हो चुकी है और जो आपके एडमिट कार्ड हैं आज शाम तक या कल सुबह तक आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आपके पास 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ है। इसमें अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप चैनल से अभी जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए स्पेशल मैराथन क्लास आने वाली है जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। और यदि आपको ट्रिपल सी से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रिपल सी, जो आपका ट्रिपल सी का पेपर होने वाला है। आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ट्रिपल सी की फुल फॉर्म कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होती है। ये ट्रिपल सी पेपर सॉल्यूशन है, नए आधार पर है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क के हैं। जो ट्रिपल सी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और ये आपके 100 नंबर के ही होते हैं। और जिसमें पासिंग मार्क होती है वो कितनी होती है? तो इसमें जो पासिंग मार्क होती है वो होती है 50% की। यदि आप 100 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आप ट्रिपल सी पास कर लाएंगे। समय कितना मिलता है? तो समय मिलता है आपको 90 मिनट का समय आपको वहाँ पर 1.5 घंटे का पूरा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर पूरे एडवांस तक पूरे 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पूछा गया है, बाइलैंग्वेज भी हैं, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो कंप्यूटर शब्द है आखिर ये किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या जर्मन? जो कंप्यूटर शब्द है आखिर किस भाषा से लिया गया है? जो वो भाषा है वो है आपकी लैटिन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये लैटिन भाषा से लिया गया है। फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। पूछा गया है भारत में प्रथम कंप्यूटर कब बनाया? भारत में प्रथम कंप्यूटर ये कब आया था? तो भारत में जो प्रथम कंप्यूटर आया था वो आया था सन 1956 में। भारत में प्रथम कंप्यूटर कब आया? तो वो आया था सन 1956 में आईआईटी कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था आखिर वो कौन सा था? एनिएक, यूनिवैक, एडसैक या मार्क वन? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था आखिर वो कौन सा था? जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो था आपका एनिएक, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट या ऑल ऑफ एबव? तो आप कहेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके ये सभी कार्य होते हैं, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डीओएस में डायरेक्टरी देखने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है? यदि आप डीओएस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी को देखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करना होगा? विच कमांड इज यूज इन डीओएस टू डिस्प्ले डायरेक्टरी? सीडी कमांड का, डीआईआर कमांड, एमडी कमांड या आरडी कमांड? तो डायरेक्टरी को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीआईआर कमांड का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एमएस डॉस का पूरा नाम क्या है? जो एमएस डॉस होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो एमएस डॉस होता है उसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? एमएस डॉस की फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म को आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम? जो लाइनक्स है आखिर ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स है, क्लोज सोर्स, प्रॉपर्टी या नन ऑफ एबव? इनमें से कोई नहीं। जो लाइनक्स है वो हमारा किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनक्स है वो है हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका आविष्कार 1991 में लाइनस टोरवाल्ड द्वारा किया गया था। याद रखेंगे जो
लाइनक्स है यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका आविष्कार लाइनस टोरवाल्ड द्वारा सन 1991 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विंडो में रन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो विंडो होती है आखिर उसमें आप रन डायलॉग बॉक्स खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी की का प्रयोग करना होगा। तो विंडो में रन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है विंडो के साथ जैसे ही आप आर बटन प्रयोग करेंगे, तो विंडो के साथ जैसे आप आर बटन प्रयोग करेंगे तो आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ कार्य कर रहे हैं और उसमें आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड करने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो कंट्रोल बी से आप बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल डी से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल डी से आप फॉन्ट बॉक्स खोल सकते हैं और कंट्रोल एन से आपका नया लिब्रे ऑफिस राइटर न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है F7। जैसे ही आप F7, जैसे कोई मीनिंग है और आप F7 बटन प्रेस करते हैं तो वो मीनिंग यदि आपकी सही होगी तो कुछ नहीं, यदि गलत होगी तो वो आपको नीचे इंस्ट्रक्शन दे देगा। जैसे आप GO, जैसे एक मीनिंग लेते हैं स्कूल, जैसे आपने स्कूल लिखा SCHOOL, आपने स्कूल लिखा और आपने स्कूल की जगह क्या लिख दिया यू लगा दिया यहाँ पर, तो वो इंस्ट्रक्शन देगा आप स्कूल लिखना चाहते हैं या कोई अदर मीनिंग लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप F7 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर इसमें जो फॉर्मूला बार है वो कहाँ स्थित होता है। तो अबव द कॉलम हेडिंग, कॉलम की हेडिंग के नीचे, सॉरी एबव मतलब नीचे, एबव मतलब ऊपर और बिलो मतलब नीचे, तो एबव द कॉलम की ऊपर वाली हेडिंग या कॉलम के नीचे वाली, तो या नीचे। तो पूछा गया जो फॉर्मूला बार होता है वो कहाँ होता है। जो फॉर्मूला बार होता है वो हमारी जो कॉलम की हेडिंग होती है, हमारी कॉलम की हेडिंग होती है इसके हमारे ऊपर होता है, वो होता है हमारा फॉर्मूला बार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फार्मूला लिखने का सही सिंटेक्स क्या है। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में सही फार्मूला लिखना चाहते हैं जो सम का होता है, सम से क्या होता है, सम फार्मूले से, तो सम फार्मूले से संख्याओं का योग निकलता है। यदि आप संख्याओं को योग निकलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सम फार्मूले का यूज करना होगा। तो सही सिंटेक्स क्या होता है, तो सबसे पहले कोई भी फार्मूला लगाने से पहले सबसे पहले आप बराबर चिन्ह का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सम लिखेंगे और उसके बाद आप रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ये आप याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होता है, तो वो होता है बराबर का चिन्ह। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो आप कहेंगे स्प्रेडशीट बनाने के लिए नहीं होता है, ना आपके वर्ड प्रोसेसिंग के लिए होता है, ना डाटाबेस के लिए होता है। तो क्या आंसर होगा। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसका प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमारा प्रयोग होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। स्प्रेडशीट बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो स्प्रेडशीट बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग होता है। स्प्रेडशीट बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो स्प्रेडशीट बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग होता है। और वहीं आपसे पूछे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी प्रयोग करनी होगी। तो पूछे यदि आपसे न्यू स्लाइड, नई स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। और यदि आपसे पूछे नया प्रेजेंटेशन लेने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो नया प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। यदि नई स्लाइड पूछे तो न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। और इनको आप सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं। और सेव की हुई फाइल को फिर से खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 में हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आप हाइपर लिंक को इंसर्ट करना चाहते हैं
यदि आप जैसे कोई फ़ोटो है उसकी लिंक आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो हाइपर लिंक इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल की। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ की बटन प्रेस करेंगे उसके बाद आपको सिलेक्ट करने के लिए आएगा, कोई फाइल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट या कोई फोटो है जिसकी आप लिंक बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप कंट्रोल के का प्रयोग करना होगा। कंट्रोल एच से आपका फाइंड एंड रिप्लेस होता है। कंट्रोल एल से जो अलाइनमेंट होता है वो आपका लेफ्ट होता है। कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट का जन्म कब हुआ। जो इंटरनेट का जन्म है आखिर ये कब हुआ और किस रूप में हुआ। जो इंटरनेट का जन्म है वह सन 1969 में। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ? तो 1969 में ARPANET के रूप में, ARPANET ARPANET के रूप में इसका आविष्कार हुआ। या आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत बार पूछी जा चुकी है कि ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है WWW का आविष्कार किसने किया। जो WWW है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो WWW का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा, WWW का आविष्कार किसके द्वारा? तो टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था सन 1989 ईस्वी में। क्योंकि जो चार्ल्स बेबेज द्वारा तो कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है और इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। जो HTTP होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो HTTP होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है IP एड्रेस कितने बिट्स का होता है। जो IP एड्रेस होता है आखिर वो कितने बिट का होता है? IPv4 एड्रेस आखिर ये कितने बिट का होता है? ये होता है आपका 32 बिट का। और वहीं आपसे पूछे IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? ये होता है आपका टोटल 128 बिट का। यदि 4 पूछे तो 32 बिट का और यदि 6 पूछे तो 128 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन TCP/IP का प्रयोग किस लिए होता है। जो TCP/IP है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो TCP/IP होता है इसका प्रयोग होता है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के लिए किसका प्रयोग होता है? तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए TCP/IP का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेटवर्क में हब किस लेयर पर कार्य करता है। जो नेटवर्क है आखिर यह OSI मॉडल की किस लेयर पर कार्य करता है? तो जो हब होता है OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। आखिर एक कौन सी लेयर पर कार्य करता है? तो ये आपकी फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। किस लेयर पर काम करता है? ये फिजिकल लेयर पर काम करता है। तो सबसे जो छोटी लेयर, सबसे नीची लेयर होती है वो जैसे सबसे पहले आपकी कौन सी लेयर आएगी? फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और उसके बाद आपकी क्या आती है? उसके बाद आपकी एप्लीकेशन लेयर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्विच किस लेयर पर काम करता है। स्विच है आखिर किस लेयर पर कार्य करता है? तो यह हमारे डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। स्विच किस लेयर पर कार्य करता है? तो यह डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मॉडेम। मॉडेम का प्रयोग किसके लिए होता है। जो मॉडेम है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो मॉडेम का प्रयोग होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये मॉडेम का मुख्य कार्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्राउज़र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। गूगल क्या है। गूगल एक सर्च इंजन है, इसमें सर्च किया जाता है। ब्राउज़र क्या है, उसको दिखाने वाले पेज आपके ब्राउज़र कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा निम्न में से कौन सा ब्राउज़र का उदाहरण है। तो गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये तीनों आपके ब्राउज़र के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। यदि आप कोई ईमेल को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होगा। तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं।
ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्राप्त करने के लिए POP3 और IMAP का प्रयोग करते हैं। POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अपने उन दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए जिनका भी SSC एग्ज़ाम होने वाला है। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? यदि आप ईमेल को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होगा? तो मैंने अभी बताया कि भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं और वहीं पर प्राप्त करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। इसकी फुल फॉर्म अभी मैंने बताई थी, तो इसकी फुल फॉर्म आप सभी कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है DNS का पूरा नाम क्या होता है? जो DNS होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो जो DNS होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो DNS की फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28, IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने का कार्य कौन करता है? जो IP एड्रेस होता है इसको डोमेन नेम में बदलने का कार्य किसका होता है? तो वो होता है DNS का, जिसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने का कार्य ये DNS का होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क? जो ब्लूटूथ है आखिर किस प्रकार का नेटवर्क है? तो यह आपका PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? तो यह आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वाईफाई किस तकनीक पर आधारित है? वाईफाई है आखिर ये किस तकनीक पर आधारित है? तो यह आपके रेडियो वेव्स पर आधारित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है आखिर वो कौन सी होती है? तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट। बिट से बड़ा होता है बाइट। 8 बिट मिलाकर आपका एक बाइट का निर्माण होता है। 8 बिट मिलाकर क्या बनता है? तो 8 बिट मिलकर आपके एक बाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32, एक बाइट बराबर कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट बराबर टोटल आपके 8 बिट होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कैश मेमोरी किसके बीच स्थित होती है? कैश मेमोरी है आखिर ये किन के बीच स्थित होती है? जो कैश मेमोरी है ये हमारे CPU और रैम के बीच स्थित होती है। कैश मेमोरी किन के बीच स्थित होती है? तो यह CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच स्थित होती है। ALU का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ALU का कार्य होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करना। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करना ये किसका कार्य होता है? तो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करना ये आपका किसका कार्य होता है? तो ये आपका ALU का मुख्य कार्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है CPU का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? वैसे तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU कहा जाता है, लेकिन जो CPU का भी मस्तिष्क है वो कौन है? तो जो CPU का भी मस्तिष्क कहलाता है वो आपका CU कंट्रोल यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मदरबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है? जो मदरबोर्ड होता है आखिर इसको और किस नाम से जाना जाता है? जो मदरबोर्ड है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आपको सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, मेन बोर्ड इन सभी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी? जो हार्ड डिस्क है आखिर एक किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह आपकी सेकेंडरी स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? जो BIOS होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जो BIOS होता है इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है वो जाने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है माउस किसका उदाहरण? जो माउस है
आखिर ये किस प्रकार की डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है, या इनमें से कोई नहीं। जो माउस है वह हमारी इनपुट डिवाइस होती है, जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश आदेश देते हैं, वो सभी हमारी इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। तो माउस किसका उदाहरण है, तो यह आपका एक इनपुट डिवाइस होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 41 में प्रिंटर किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर हम 40 क्वेश्चन पूरे करते हैं और इसमें जो आपके 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले थे, लेकिन यहाँ पर आप टोटल अभी 40 क्वेश्चन हुए हैं। जो अगला पार्ट आएगा उसमें टोटल आपके 100 जो 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको पूरा करा देंगे। तो टोटल आपके इस प्रकार से 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यदि आपने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्ज़ाम होने वाला है। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो अपनी डेट जरूर मेंशन करें जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम है वो कब से होने वाला है। और आपके लिए विशेष स्पेशल मैथन क्लास आने वाली है जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जिस प्रकार ट्रिपल सी का लेवल होता है, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव, फुल फॉर्म, शॉर्टकट की सारा कुछ होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपकी वो मैथन क्लास आपसे मिस ना हो।